तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और 130 तक हमने क्वेश्चन सारे करा दिए हैं, जिसमें आखिरी सवाल था ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, ठोस में, द्रव में, गैस में या फिर निर्वात में। निर्वात आप जानते हैं क्या होता है, जहाँ कोई भी माध्यम नहीं होता, ना ठोस ना द्रव ना गैस, उसको हम लोग निर्वात कहते हैं। निर्वात का मतलब वहाँ एक भी आपको पार्टिकल दिखाई नहीं देगा। तो 130 तक क्वेश्चन करा चुके हैं एनएमएस के पेपर के। बाकी के क्वेश्चन आज से हम स्टार्ट करेंगे। आप लिखा भी है सामने, एनएमएस 2023 का हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। पीछे हमने जितने भी यहाँ पे लेक्चर लिए हैं वो सब आपने देख लिए होंगे। हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 131वां। 131 क्वेश्चन समझाने से पहले हम कुछ चीज़ें समझाना चाहते हैं, उन चीज़ों को ध्यान से सुनना है और नोट्स बना लेना है। जैसे कि हमने 6-7 पेज छुड़वाए हैं आपकी कॉपी पर, जो आपने 50 रुपये की कॉपी ली है, उसमें 6-7 पेज इसीलिए छुड़वाए हैं क्योंकि उन पर आपको ये सब लिखना है जो हम यहाँ पे समझाते जाएं। एक एक बात हमारी बहुत ही ध्यान से सुनना है आपको, एक एक बात हमारी बहुत काम की होगी और बहुत ही लाजवाब होगी, ठीक है। इसीलिए हमारी एक एक बात को ध्यान से सुनना है और आपको लगे कि ये चीज़ लिख लेनी चाहिए तो उन्हीं 7 जो पेज हमने छुड़वाए हैं उन्हीं पर ये लिखना है, ठीक है। बाकी आगे जो हमने प्रतिशत का चैप्टर स्टार्ट किया है, उसमें पहला लेक्चर तो हमने ले लिया है, वो आपने देख लिया है, एक पेज पर लिख लिया होगा, नोट बना लिया होगा। फिर दूसरा लेक्चर लेने वाले हैं, तीसरा लेने वाले हैं, चौथा, पांचवा, छठा, हो सकता है 6 में ही परसेंटेज चैप्टर पूरा खत्म हो जाए। उसके बाद प्रैक्टिस सेट रह जाएगा, वो शायद ऑफलाइन पढ़ा देंगे, और अगर बना तो हम ऑनलाइन भी यहाँ पे क्वेश्चन ले लेंगे। लेकिन अभी जो 7 पेज आपने छोड़े हैं उन पे यही लिखना है जो हम आपको यहाँ से पढ़ाने वाले हैं। तो 131वां क्वेश्चन समझाने से पहले देख लो पहले क्या है, क्या कह रहा, क्या समझ में आया नहीं। तो हम इससे पहले यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको समझा देना चाहते हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो बहुत प्यार से समझेंगे, बहुत इत्मीनान से समझेंगे, एक एक बात हमारी बहुत काम की होगी और एक एक बात हमारी जो है ध्यान से सुनना है आपको, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। पहला पॉइंट जो है आपको ये छापना है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास एक ये चुंबक है, ये चुंबक है। आप सभी लोग जानते हैं कि चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ और दूसरे को हम लोग बोलते हैं साउथ। एक को बोलते हैं हम लोग नॉर्थ और दूसरे को बोलते हैं हम लोग साउथ। इसके बीच में होता है सेंटर, इसके बीच में क्या होता है, सेंटर। तो इस सेंटर से जितनी दूर ये नॉर्थ बिंदु है, इस सेंटर से उतनी ही दूर ये साउथ बिंदु होगा। पहला पॉइंट तो ये रहा। दूसरा पॉइंट क्या है कि एक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है साउथ यानी कि दक्षिणी ध्रुव। ये दूसरा पॉइंट रहा चुंबक के बारे में। तीसरा पॉइंट क्या रहा कि जो तुम्हारा सेंटर है, ये तुम्हारा सेंटर है, अगर चुंबक को इस सेंटर से धागे से बांध दिया जाए और इस तरह से लटका दिया जाए, जैसे मान लो ये हमारे पास एक चुंबक है, अगर इसको हम धागे से बीच से बांध देंगे, यहाँ पर धागे से बांध देंगे और उसको धागे से लटकाएंगे इस तरह से, तो इसका एक सिरा हमेशा उत्तर की तरफ रुकेगा और एक सिरा हमेशा दक्षिण की तरफ रुकेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इसका एक सिरा रुके पश्चिम की तरफ और एक सिरा रुके उसका, पश्चिम का उल्टा क्या होता है, पूर्व, तो पूर्व की तरफ। पूर्व पश्चिम की तरफ कभी नहीं रुकेगा, इसका एक सिरा हमेशा साउथ की तरफ रहेगा, एक सिरा नॉर्थ की तरफ रहेगा। तो ये रहा तुम्हारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आपको ये छापना है, चौथा पॉइंट यह है कि अगर इस चुंबक को हम कहीं से भी तोड़ दें, यानी कि 2 टुकड़े कर देते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ से इसको तोड़ देते हैं बीच से, तो ये चुंबक 2 बन जाएंगी। 2 चुंबक कौन कौन सी बन जाएगी, तो ये नॉर्थ वाला हिस्सा है, ये तुम्हारा नॉर्थ ही रहेगा। ये जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ ही रहेगा। और यहाँ से हमने क्योंकि इसको तोड़ा है तो ये हिस्सा ऑटोमेटिकली कौन सा बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। और दूसरी जो चुंबक है, दूसरी चुंबक जो है, क्योंकि ये भी तो चुंबक बन जाएगी, इसका एक सिरा अगर साउथ है, एक सिरा साउथ है, तो दूसरा सिरा ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। दूसरा सिरा ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। यहाँ से आपका चौथा पॉइंट क्या लिखना है कि एक चुंबक के अगर 2 टुकड़े कर दिए जाएँ तो वो दोनों चुंबक अलग अलग चुंबक होंगी और उन दोनों चुंबकों का नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग अलग होगा। ये था चौथा पॉइंट। 5वां पॉइंट चुंबक के बारे में क्या छापना है, 5वां पॉइंट चुंबक के बारे में क्या छापना है। देखो चुंबक के बारे में 5वां पॉइंट ये कहता है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, कौन सी, चुंबकीय बल रेखाएं, बल रेखाएं ऐसी जो चुंबकीय बल पैदा करती हैं। यानी कि जैसे मान लो ये तुम्हारे पास चुंबक है,
चुंबक के पास में अगर लोहे के टुकड़े को हम यहाँ पर लेके आएंगे, जैसे मान लो ये लोहे के टुकड़े को इसके चुंबक के पास में, कहीं भी चुंबक के पास में लेके आए, तो ये चुंबक क्या करेगी, ये लोहे के टुकड़े को अपनी ओर खींच लेगी, अपनी ओर खींच लेगी। तो जिस क्षेत्र तक ये लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर खींचती है, उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। ये 5वां पॉइंट लिख सकते हैं। पांचवा पॉइंट क्या, कि हर एक चुंबक का एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। वो क्षेत्र सीमित होता है। उस क्षेत्र में अगर लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को रख दिया जाए तो लोहे के वो छोटे छोटे टुकड़े चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। ये था तुम्हारा 6वां पॉइंट। अच्छा, 7वां पॉइंट भी लिख सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो साउथ पोल से तो निकलती हुई आती हैं, साउथ पोल से निकलती हैं, नॉर्थ पोल की तरफ एंटर कर जाती हैं, साउथ पोल की से निकलती हैं, नॉर्थ पोल की तरफ एंटर कर जाती हैं। ये 6वां पॉइंट था। 7वां पॉइंट क्या लिख सकते हैं चुंबक के बारे में, 7वां पॉइंट इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, कौन सी चुंबकीय बल रेखाएं, एंटर कर रही हैं और ये निकल रही हैं, एग्जिट कर रही हैं। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं ना, ये चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से ये बंद कर्व में होती हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं बंद कर्व में होती हैं। ये 7वां पॉइंट लिख सकते हैं। 8वां पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं, 8वां पॉइंट ये लिख सकते हैं इसके बारे में कि अगर इस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय सुई मतलब लोहे की सुई भी हो सकती है, जो हम लोग कपड़े सीते हैं वो सुई, अगर इस क्षेत्र में रख दी जाए, अगर हम सुई को इस तरह से रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस तरह से हो जाएगी, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कैसी है, ऐसी है। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा जैसी होगी, चुंबकीय सुई की दिशा वैसी ही हो जाएगी। अगर ऐसे रखेंगे तो सुई इस तरह से हो जाएगी। तो हमें सुई किसी भी तरह से रखें, जो चुंबकीय सुई है उसकी दिशा बदल जाएगी। 8वां पॉइंट ये रहा। 9वां पॉइंट क्या लिख सकते हैं, 9वां पॉइंट देखो, हमने अभी क्या बताया था कि अगर एक चुंबक को तोड़ दिया जाए तो वो 2 अलग अलग चुंबक बन जाएंगी, अब जरा गौर से देखो, हमने इस चुंबक को तोड़ा, तो ये वाली चुंबक को हमने यहाँ पे रख दिया और इस वाली चुंबक को हमने यहाँ पे रख दिया। एक है साउथ पोल और दूसरा है नॉर्थ पोल। तो यहाँ से आपको क्या नज़र आया कि साउथ और नॉर्थ अलग अलग पॉइंट हैं, तो अलग अलग पोल हैं, अलग अलग ध्रुव हैं, तो अलग अलग ध्रुव है तो आकर्षित करते हैं। 9वां पॉइंट क्या लिख सकते हैं, अलग अलग ध्रुव यानी कि विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं चुंबक को अपनी ओर। और अगर सेम ध्रुव का मतलब ये साउथ है, ये साउथ वाला सिरा यहाँ पे होता, साउथ सेम होता, या ये नॉर्थ है तो नॉर्थ वाला यहाँ पे होता, नॉर्थ होता। अगर सेम पोल हैं तो ये दूर भागते हैं, और अगर अलग अलग पोल हैं तो ये खींचते हैं अपनी तरफ। ये 9वां पॉइंट लिख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, 10वां पॉइंट क्या लिख सकते हैं, देखो पॉइंट क्या समझ में आ रहे हैं, वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो जो हम बोलते हैं, एक एक पॉइंट बहुत काम का है और ये चीज़ें आपको याद रखनी है। 10वां पॉइंट ये छाप सकते हैं कि अगर देखो 10वां पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई लोहे की छड़ को लें, इतना बड़ा लोहे के टुकड़े को लेते हैं और वो ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं, जिसका एक सिरा रहता है नॉर्थ की तरफ और एक सिरा रहता है साउथ की तरफ, तो ये लोहे की छड़ जो है वो क्या बन जाएगी, एक तरह की चुंबक बन जाएगी। लेकिन ये टेम्परेरी चुंबक होगी, परमानेंट चुंबक नहीं होगी। टेम्परेरी चुंबक का मतलब कुछ दिन के लिए ही ये चुंबक की तरह बिहेव करेगी और उसके बाद ये लोहे का टुकड़ा फिर से बन जाएगी। और ये कितने दिनों तक रखना है ज़मीन के अंदर, लगभग 10 सालों तक, 20 सालों तक रखना है। तो चुंबक के बारे में ये रही बात। क्या बात रही कि अगर अलग अलग पोल हैं तो ये आकर्षित करते हैं और अगर सेम पोल हैं तो ये प्रतिकर्षित करते हैं। ये तुम्हारा कौन सा पॉइंट था, तो ये तुम्हारा 9वां पॉइंट था। और 9वें पॉइंट पर ही एक सवाल पूछा गया है 131वां कि अनुचुंबकीय छड़ और चुंबकीय छड़ के अलग अलग पहचान के लिए निश्चित परीक्षण बल कौन सा होता है। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा विकर्षण यानी कि रिपल्सन, ये दूर भागेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारे पॉइंट हो गए, कुछ मेन पॉइंट, इनको आपको लिखना है चुंबक के बारे में। तो ये समझ में आ गया चुंबक की
कुछ कहानी समझ में आई कि ये चुंबक आखिरकार क्या होती है और इसके गुण कैसे होते हैं और ये गुण जो है क्या काम करते हैं। चुंबक के बारे में पूरा डिस्कशन हमने यहाँ पे कर दिया है, आपको कहीं से भी कुछ भी रिसर्च मानने की ज़रूरत नहीं है। तो 131वां क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। 132वां क्वेश्चन देखो, 132वां क्वेश्चन देखो, फिर उसके बाद इसको हम समझाते हैं अच्छी तरह से कि 40 सेल्सियस तापमान के आधा लीटर जल को 70 सेल्सियस तापमान वाले 2 लीटर जल में मिलाया जाता है तो मिश्रण का तापमान क्या होता है। इसके लिए आपको एक रूल याद रखना है जिसको हम बोलते हैं ऊष्मागतिकी का नियम। ऊष्मागतिकी, अच्छे तरह से नोट्स बना लेना। हम यहाँ पे भले ही लिखें ना, कुछ बातें जो हम बोल रहे हैं उनको लिख लेना अपनी कॉपी पर, ठीक है। ऊष्मागतिकी का गलत लिखा, ऊष्मागतिकी का नियम, ठीक है। ऊष्मागतिकी का नियम क्या आपको पता है? बस यही रूल लगेगा और ये खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ऊष्मागतिकी का नियम, ऊष्मागतिकी का नियम, ऊष्मा क्या है, गतिकी क्या है, नियम तो सभी लोग जानते हैं। इतना भयंकर नाम लिखा ऊष्मागतिकी का नियम, बच्चे डर जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना है, डरना नहीं है। ऊष्मा तो आप जानते ही होंगे, गतिकी का मतलब होता है, गतिकी का मतलब होता है गति, ठीक है। गति मतलब चलना, तो गतिकी का मतलब है गति, गति मतलब चलना, मतलब ऊष्मा चलती है, ऊष्मा चलती है। और ये चलती है तो इसके चलने से एक नियम बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऊष्मागतिकी का नियम। जरा ध्यान से समझो। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये लोहे का एक टुकड़ा है, ये लोहे का एक टुकड़ा है, इसका हम एक सिरा अगर गर्म करते हैं, यहाँ से अगर हम एक सिरा इसका गर्म करते हैं, एक सिरा इसका गर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली ऊष्मा यहाँ से प्रवाहित होगी और चलते 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 दूसरा सिरा हम जो पकड़े हुए हैं, हम जो उंगलियों से पकड़े हुए हैं, दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाएगा। ये लोहे के प्रैक्टिकल कर लेना, एक्सपेरिमेंट कर लेना एक बार कि लोहे का टुकड़ा अगर हम कोई लेते हैं, एक सिरा उसका बहुत देर तक गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा गर्म होने लगता है, यानी कि हाथों में ऊष्मा आने लगती है, टेम्परेचर हाथों का बढ़ने लगता है। अच्छा, ये क्या है? ताप। ये चीज़ भी समझ लो कि जो ताप है, पहले इसको समझ लो, पहले ताप समझ लो, उसके बाद ये नियम समझना। ताप मतलब होता है टेम्परेचर, ताप मतलब होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर हमको ये बताता है कि कोई भी वस्तु कितनी गर्म है और कोई भी वस्तु कितनी ठंडी है। इसका एहसास कराने वाला जो टर्म होता है, जो पद होता है, उसको हम लोग ताप कहते हैं। मतलब ताप कुछ भी नहीं है, ताप विज्ञान की भाषा में एक ऐसी युक्ति है, कह सकते हैं कि ऐसा टर्म होता है, ऐसा पद होता है जो हमको किसी भी वस्तु के गर्माहट और उसके ठंडा होने का एहसास कराती है। कोई भी वस्तु कि जितनी गर्म होगी उसका ताप उतना ही ज़्यादा होगा, कोई भी वस्तु जितनी ठंडी होगी उसका ताप उतना ही कम होता है। अब बात आए कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, तो बॉडी जो हम लोगों की है उसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 सेल्सियस। कितना होता है? 37 सेल्सियस। तो ताप, अच्छा हमने इस सेल्सियस में लिख दिया। कभी कभी ये सेल्सियस, पहला क्या है? सेल्सियस। हमने अभी यहाँ पे क्या लिखा? सेल्सियस लिखा है, सेल्सियस, ठीक है। यहाँ मिस्टेक हो जाए तो देख लेना, हमको हिंदी इतनी अच्छी से नहीं आती है। सेल्सियस पहला जो ताप का जो मात्रक होता है सेल्सियस। दूसरा आपने केल्विन भी देखा होगा, केल्विन के बारे में भी आपने सुना ही होगा। और तीसरा आपने फ़ारेनहाइट के बारे में भी सुना होगा, फ़ारेनहाइट। अब ये कहाँ कहाँ सुना होगा अभी बता रहे हैं। यार आप पहले इसको लिखना नहीं है, पहले समझना है। देखो, ताप के 3 मात्रक होते हैं, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में बॉडी का टेम्परेचर हम लोग जो है, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 सेल्सियस। लेकिन जो थर्मामीटर होता है, कभी कभी हमको बुखार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके पास इतना लंबा सा थर्मामीटर होता है, मशीन होती है, उसको थर्मामीटर कहते हैं। उस थर्मामीटर के द्वारा जो भी ताप मेजर किया जाता है वो फ़ारेनहाइट में बताता है। वो ताप किस में बताता है? फ़ारेनहाइट में बताता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर 96 के आसपास है, 96 फ़ारेनहाइट के आसपास है, मतलब हमको बुखार नहीं है। लेकिन अगर 96 से ऊपर चला गया, 97, 98, कभी कभी तो 105 चला जाता है, तो
बोलता है ना डॉक्टर 105 है तुमको, इसका मतलब वो क्या बताता है, फ़ारेनहाइट में हमारा ताप बताता है, हमको कितनी गर्माहट हो रही है, मतलब हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है वो फ़ारेनहाइट में बताता है 105। और वो डिवाइस क्या होती है, थर्मामीटर। थर्मामीटर में एक द्रव भरा होता है जिसका नाम होता है मरकरी। मरकरी मतलब होता है पारा, मरकरी मतलब होता है पारा, ठीक है। मरकरी का दूसरा नाम क्या है, पारा, और इसका सिंबल होता है Hg, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 80, ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है 80। तो ये मरकरी जो है वो भरा होता है थर्मामीटर में। थर्मामीटर किस में बताता है टेम्परेचर को, फ़ारेनहाइट में बताता है। कितना होता है बॉडी का फ़ारेनहाइट में 96, सेल्सियस में कितना होता है तो 37 सेल्सियस होता है। क्या बात समझ में आई। अब समझ लेते हैं ऊष्मागतिकी का नियम। अब जैसे मान लो इसको अगर हमने गर्म किया, इस लोहे के टुकड़े को एक सिरा गर्म किया, मतलब यहाँ का ताप बढ़ गया, यहाँ का ताप क्या हुआ, बढ़ गया, लेकिन यहाँ का ताप तो कम है, यहाँ का ताप कम है। तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि यहाँ का भी ताप धीरे धीरे बढ़ जाएगा, हमको गर्माहट फील होगी। वो क्यों गर्माहट फील होगी, ऊष्मागतिकी के नियम के कारण। ऊष्मागतिकी का नियम ये कहता है कि गर्म ताप वाली, यहाँ पे हमने गर्म किया तो ये कैसा है, गर्म, ये कैसा है, गर्म, लेकिन यहाँ पर हमने गर्म नहीं किया तो ये कैसा है, ठंडा, ये कैसा है, ठंडा। तो ऊष्मा हमेशा गर्म ताप वाली वस्तु से ठंडी ताप वाली वस्तु की तरफ प्रवाहित होती है, और ये तब तक प्रवाहित होती है जब तक कि दोनों सिरों का ताप बराबर नहीं हो जाता। ऊष्मागतिकी का नियम क्या कहता है कि ध्यान से ऊष्मागतिकी का जो नियम है वो ये कहता है कि ऊष्मा हमेशा गर्म ताप वाली वस्तु से ठंडी ताप वाली वस्तु की तरफ प्रवाहित होती है, और ये तब तक प्रवाहित होती है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप बराबर नहीं हो जाता। और जब दोनों वस्तुओं का ताप बराबर हो जाता है तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था। क्या बोलते हैं उसको, साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम इंग्लिश में बोलते हैं। तो साम्यावस्था, जब दोनों का ताप बराबर हो जाएगा तो उस समय ऊष्मा इधर से इधर प्रवाहित नहीं होगी, और उस समय हम लोग जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं साम्यावस्था। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। इसी पर एक सवाल पूछा गया है, इसको ज़रा गौर से सुनो। ये सवाल देख लिया आपने, आपके सामने होगा, इसको देखो, देख लिया। अब हम इसको सॉल्व कराते हैं। देखो क्या कहता है कि 40 सेल्सियस तापमान का आधा लीटर, 40 सेल्सियस तापमान का आधा लीटर लिया, कितना लिया उससे फ़र्क नहीं पड़ता। 70 सेल्सियस का दूसरा लिया है, 70 सेल्सियस का दूसरा लिया है। अब इसको और इसको दोनों को मिला दिया, अब मिश्रण का तापमान क्या होगा, तो दोनों का ताप तो बढ़ जाएगा भाई। इसका जो टेम्परेचर है वो इसको देना पड़ेगा, और इसको अगर देना पड़ेगा तो तब तक देना पड़ेगा जब तक दोनों का बराबर नहीं हो जाता। तो 2 से भाग कर देंगे, तो 7 4 11, और 11 मतलब 5.5, 5.5 का मतलब कितना, 55। तो 55 डिग्री सेल्सियस क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसको ऐसे भी कर सकते थे कि इसका फालतू कितना है भाई, एक बताओ। इसका 40 है, इसका फालतू कितना है, 30। अब ये फालतू जो है 30, इस 30 को ना, अब तो यहाँ से हमने 30 क्या किया, निकाल दिया, तो 30 फालतू है, तो यहाँ कितना है 40, यहाँ कितना है 40। अभी जो 30 फालतू है दोनों में बांट दो, कितना कितना पड़ेगा, तो यहाँ 15 देना पड़ेगा, और यहाँ क्योंकि 40 था यहाँ भी 15 देना पड़ेगा। तो 15 यहाँ 15 यहाँ, तो कितना हो जाएगा, हर एक का 40 और 15 55, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल था। अब हम कराते हैं 133वां क्वेश्चन, 133वां क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखना, ज़रा गौर से देखना, और ज़रा प्यार से समझना। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए हमें एक रूल समझाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं परावर्तन का नियम, और ये 9th क्लास में है आपके परावर्तन का नियम। ठीक है, तो 133वां क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर 60 डिग्री से आपतित किरण के लिए परावर्तन कोण होगा। हालांकि ये हम पढ़ा चुके हैं लेकिन डिटेल से नहीं पढ़ाया था वहाँ पे, तो आज हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ाते हैं। ठीक है, डिटेल से पढ़ाते हैं। लिखेंगे कम लेकिन समझना आपको ज़्यादा है, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। देखो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, ठीक है। हमारे पास मान लो ये समतल है, समतल है, ये क्या है, समतल है।
तो प्रकाश की किरण अगर आती है ऐसे इस तरह से और इस पर पड़ती है, तो इस पर पड़ने के बाद ये वापस उसी माध्यम में चली जाती है। और ये जो माध्यम है, ये माध्यम कुछ भी हो सकता है, ये माध्यम कुछ भी हो सकता है। ये वाटर भी हो सकता है यहाँ पर, और ये गैस भी हो सकता है, मतलब द्रव और गैस दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये आने वाली किरण है और ये जाने वाली किरण है। जब ये प्रकाश किरण इस पे आई, इस पे पड़ने वाली है, तो अब इस किरण का नाम है आपतित किरण, और ये जो टकराने के बाद गई है इसका नाम हो जाता है परावर्तित किरण। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं परावर्तन का क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और ये क्या है? ये तुम्हारा समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। तो ऊपर तुम्हारा समतल दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण पर किसी भी बिंदु पर अगर प्रकाश पड़ता है तो उस बिंदु को बोला जाता है अपवर्तन, क्या बोलते हैं, परावर्तन बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? परावर्तन बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? परावर्तन बिंदु। और इस परावर्तन बिंदु पर इस समतल के अगर परपेंडिकुलर ऐसे लंबवत एक लाइन खींच दी जाए तो इस लाइन का नाम होता है अभिलंब। क्या नाम होता है इसका? अभिलंब नाम होता है, अभिलंब नाम होता है। अभी जो अभिलंब है और जो आपतित किरण है, इसके बीच में एक कोण बनता है जिसको हम वो आई से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं इसको? आपतन कोण। और जो अभिलंब है और ये जो परावर्तित किरण है, इसके बीच में भी एक कोण बनता है जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, जिसका नाम है परावर्तन कोण। क्या नाम है? परावर्तन कोण। ये तुम्हारा हो गया पूरा डायग्राम प्रकाश का परावर्तन का। ये क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश का परावर्तन रूल क्या है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश जिस समतल पर पड़ती है उस समतल का नाम होता है समतल दर्पण। जो आने पड़ने वाली प्रकाश है उसका नाम है आपतित किरण। टकराने के बाद जब वापस गई है तब इस किरण का नाम है परावर्तित किरण। जहाँ पर ये टकराती हैं उसका नाम है परावर्तन बिंदु। परावर्तन बिंदु पर अगर समतल पर एक लंब खींच दिया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसको आई से प्रदर्शित करते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई क्या बात? समझ में आई बात। अब ये हुआ तुम्हारा प्रकाश का परावर्तन। क्या प्रकाश का परावर्तन पूरी तरह से समझ में आ गया? एक बार फिर से, ये क्या है? पड़ने वाली किरण अपवर्तित किरण, वापस जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और जिस तल पर पड़ रहे हैं समतल, क्या होता है इसका नाम क्या है? समतल दर्पण। जिस बिंदु पर पड़ रहे हैं इस बिंदु का नाम है परावर्तन बिंदु। परावर्तन बिंदु, परावर्तन बिंदु पर लंब खींच दिया अभिलंब। ये क्या है? आपतन कोण। ये क्या है? परावर्तन कोण। देखो अब प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया। अब प्रकाश के परावर्तन में दो नियम होते हैं, दोनों नियम आपको ध्यान से लिखना है, दोनों नियम आपको ध्यान से लिखना है। पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या है कि अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और अपवर्तन बिंदु, सॉरी ऐसा नहीं बोलना। देखो हम जैसे बोल रहे हैं इसको छापना है कॉपी पर। अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं, और जिस बिंदु पर ये घटना होती है उस बिंदु को परावर्तन बिंदु कहते हैं। या ऐसे लिख सकते हैं कि अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों हमेशा एक ही तल पर होते हैं। इसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। पहला नियम क्या है कि अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों हमेशा एक ही समतल पर होते हैं।
ये क्या है? प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। अब दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है कि अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये दूसरा नियम है। तो दोनों नियम समझ में आ गया। दूसरे नियम पर ही एक सवाल पूछा गया है, समतल दर्पण पर 60 डिग्री से आपतित किरण, ये मान लेते हैं आई की वैल्यू कितनी है? 60। आई की वैल्यू कितनी है? 60। परावर्तन कोण होगा तो आर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 60 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आधा घंटा हो गया है क्या? आधा घंटा हो गया है क्या? अगर आधा घंटा हो गया है तो अब हम क्वेश्चन कराते हैं कल, क्योंकि आप हो जाएंगे बोर। फ़ायदा क्या, आप बोर हो जाएं, अगली बार आएँ ही ना, देखें ही ना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक जो हमने शुरू किया था एनएमएस के पेपर्स को सॉल्यूशन करने का, ये बहुत अच्छा लगा होगा और ये क्वेश्चन बहुत प्यार से समझ में आए होंगे। अच्छी तरह से अगर समझ में आए हैं तो आपको करना कुछ भी नहीं है, इसकी अच्छी तरह से नोट्स बना लेना है और बच्चों को भी बताना है। आपके जो भी कलीग हैं, आपके साथ में पढ़ते हैं, जो आपके सहपाठी हैं, आपके साथ में क्लासमेट हैं जो बच्चे, और क्लासमेट नहीं भी हैं तो क्या हुआ, किसी दूसरे कॉलेज के भी हैं लेकिन आपके क्लास में पढ़ते हैं, यानी 8 क्लास में पढ़ते हैं, तो उनको भी ये बताना है कि हम पर करा रहे हैं पेपर और बहुत अच्छी तरह से आपके समझ में आ रहा है, तो उनको भी जोड़ना है ताकि वो बच्चे भी पढ़ पाएँ। हमारा बस एक ही सपना है कि हर बच्चा पढ़ पाए। पैसे की वजह से किसी की पढ़ाई जो है पीछे नहीं रहनी चाहिए। हम फ्री में पढ़ाते हैं, ऑफलाइन में फ्री में पढ़ाते हैं, वहाँ नहीं क्लास हो पाती है क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो अब हम आपको यहाँ पे ऑनलाइन देख लिए, हम आधा घंटा पढ़ा देते हैं। क्या आधा घंटा इनफ है? आप थकते तो नहीं हैं? अब बता देना सर जी मुसीबतें बहुत हैं। देखो एक बात हमेशा याद रखना, हमारी मुसीबतें सबके पास होती हैं, तकलीफ़ें सबके पास होती हैं। जब एक कुत्ता, जब हम गाड़ी चला रहे थे तो कुत्ता हमारे पास में आ रहा था, मतलब भौंकते भौंकते हमारा पीछा कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने गाड़ी को रोक दिया वैसे ही कुत्ता रुक गया, भौंकना उसने छोड़ दिया और वो तुरंत निकल गया। तो मुसीबत अगर आपके पास आती है तो भागो नहीं उससे, जितना आप भागेंगे वो मुसीबत उतना ही आपका पीछा करेगी और आपको मुसीबत उतना ही मिलेगी ज़्यादा। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नहीं आ रही हैं? एक बात और देखो, अगर मुसीबतें आती हैं तो हमको ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि जब खुशियाँ आती हैं तो उसका सुख हमको मिलता है, और जब मुसीबतें हमको आती हैं तो उसका कुछ ना कुछ जो कठिनाई है वो किसी और को थोड़ी ना मिलेगी, वो भी हमको ही मिलना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखना कि हर काली अंधेरी रात के बाद उजाला आता है, और इसी तरह से हर एक मुसीबत के बाद सुख भी आता है। देखो एक बात और है कि अगर मुसीबत आपके साथ चल रही है तो ये भरोसे से आपको खुश रहना चाहिए कि इसके बाद खुशी आएगी, लेकिन अगर आप अभी से ही खुशियाँ झेल रहे हैं तो इस बात का आपको दुख होना चाहिए कि हर खुशी के बाद दुख आएगा, क्योंकि सुख और दुख सिक्के के 2 पहलू की तरह होते हैं, ये कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर ये समझ में आया है तो शेयर भी कर देना, अच्छे से नोट्स बना लेना इसके, ठीक है। अगली बार लेके आएंगे, उनके भी नोट्स आपको बनाते जाना है, पेपर ख़त्म हो जाए उसके बाद हमको कुछ भी करना नहीं है, ऑफलाइन क्लास लेना है 10 तारीख से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। लव यू, टेक केयर, बाय।